जावेद साहब, इस किताब में लिखा है कि आपका एक इच्छा है आपकी ऐसी, जिसको आप अभी भी करना चाहते हो। वह है किसी फ़िल्म का निर्देशन। और करना चाहता हूँ, मगर मैं बड़ा काहिल आदमी हूँ। देखिए, निर्देशन जो है ना, वो न सिर्फ दिमाग का बल्कि बॉडी का भी बहुत मेहनत का काम है। और वो कर लेता तो कर लेता। अब मुझे शक है कि मैं कभी करूँगा, इसलिए कि है, दिल तो है मेरा, इसलिए कि मैं जब लिख रहा होता हूँ तो मुझे वो फिल्म साफ दिखाई दे रही होती है। मैं सीन जो लिख रहा हूँ वो मुझे साफ दिख रहा है कि कौन कहाँ बैठा है, कैसे चल रहा है, कैसा माहौल है, कैसी रोशनी है, क्या सब दिखता है। तो वो मैं कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि जो मैं देख रहा हूँ ये मैं किसी और के हवाले कर दूंगा तो जाहिर है वो अपना जो उसका सोच होगी उसके हिसाब से करेगा। तो मैं एक बार खुद करूँगी, लेकिन चलिए, आपने एक बार फिर कहा है तो फिर यूँ कामना जाग गई कि कर लिया जाए। एक बार देखते मैं हैं। ये सोचता हूँ हाँ, कि आपके पास तो फरहान साहब से लेके जोया जी लेके जिसको भी, अगर आप अपना मतलब आप किसी को भी बोल देंगे तो वो आपके लिए तो सब कुछ आपका है। चलिए ठीक है, ये रिकॉर्ड पे आपने कर दिया, मैं उन्हें दिखा दूंगा, शायद यही सुन के उनका दिल पिघले है। अरे भाई, अब तो लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो हमें करना पड़ेगा है। मैं हाँ, ये कहूँ पूछूं कि अब सफलता के जिस मुकाम पर हैं, मैं जानिसार अख्तर साहब से और आपके मामा जी मजाज। मजाज साहब, उनसे जुड़ी कुछ बातें। देखिए, मजाज साहब के साथ मेरा वक्त एक्चुअली अपने फादर से ज़्यादा गुजरा है। मैं तो नानिहाल में था जब मेरी मदर की डेथ हुई, तो वहीं रह गया। और वहाँ पर मजाज थे, एक ही घर में थे हम। और उनकी छोटी बहन थी, 2 बरस छोटी थी उनसे। तो ज़ाहिर है कि जब उनकी डेथ हुई, बहन की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं मजाज, वो तो खुद कुंवारे थे, उनका तो कोई बीवी बच्चे थे नहीं। तो उनको बहुत ख्याल हो गया कहीं कि ये मेरी बहन के बच्चे हैं और ये अनाथ हो गए हैं, माँ मर चुकी है, बाप कहीं और है। तो वो हम मेरा और मेरे छोटे भाई सलमान का बहुत ख्याल रखते थे और हमने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। उन्होंने, मुझे याद है कि दस्ते सबा जो पहली किताब थी फैज़ अहमद फैज़ की, वो आई थी लखनऊ में पार्सल में मजाज साहब के लिए। और वो कहाँ होगी, खो गई है, फट के फेंक गई होगी। यहाँ फैज़ साहब का ऑटोग्राफ था मजाज के लिए, अपने दोस्त मजाज के लिए। तो वो उन्होंने मुझे दी पढ़ने को कि तुम पढ़ो। और मैं 8-9 साल का था, तो कहा तुम पढ़ो। तो वो ज़बान ज़रा थोड़ी सी मुझे मुश्किल भी लग रही थी, मैंने कई लफ्ज़ों के माने भी उनसे पूछे। तो एक तरफ तो मुझे पोइट्री सुनाते भी थे, दूसरों की भी पोइट्री सुनाते थे, कुछ पोइट्री की किताबें पढ़ने को भी देते थे। और दूसरी तरफ वो, बहुत कम लोग जानते हैं कि ही वॉज ए स्पोर्ट्समैन। तो हाँ, उनको हॉकी का, उन्हें क्रिकेट का, उन्हें फुटबॉल का इतना पता था। और वो, चाहे वो ध्यानचंद हों, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हों, चाहे वो मुश्ताक अली क्रिकेटर हों, इनके बारे में डिटेल में जो हमें बताते। मतलब उस ज़माने में टेलीविज़न तो था नहीं। मुझे तो याद है कि एक तरफ सलमान जो मेरा भाई है बेड पे लेटा होता था, बीच में वो, इधर में, और वो लेट के हमको ध्यानचंद का मैच सुनाते। अब वो हमको तो दिखाई देने लगता था वो मैच, और ध्यानचंद ने कैसे 8 बनाता हुआ बॉल को, हाँ। कैसे जा रहा था, 8 नंबर ऐसे हॉकी से बॉल पे बनाते हुए चलता था। तो किसी की समझ में नहीं आता था कि बॉल किधर जा रही। और फिर वो सामने से उनका वो आया, डिफेंस का आदमी आया, और ध्यानचंद ने इधर बॉल लेके यूं टर्न, तो वो पूरा हमको मैच दिखाई दे रहा होता था। तो हम तो ध्यानचंद की पूजा करने लगे थे। फिर वो डॉन ब्रैडमैन ने सेंचुरी कैसे बनाई, फिर वो मुश्ताक अली जिसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था लॉर्ड्स पे, और वो एक हाथ से वापस गया खेलने, एक हाथ में प्लास्टर और दूसरे हाथ में बैट, और उसने कैसे खेला। तो ये सब हमें, तो हम तो ये सब हीरोज हमें लगते थे। फिर एक उन्होंने हमारा क्लब फॉर्म करवाया मोहल्ले में, हमारी उम्र के 7-8 साल के जितने बच्चे थे सबको जमा करके एक क्लब बनाया क्रिकेट का। उसका नाम था जय हिंद क्लब। तो उसमें जय हिंद क्लब में फिर हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो वो भी खेलते थे हमारे साथ, बॉलिंग करते थे। तो एक तरफ जहाँ उन्होंने पोइट्री से हमको इंट्रोड्यूस किया और हमको शौक दिलाया। अब उनकी एक पोएम थी रात और रेल,
तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए उसमें रेल का डिस्क्रिप्शन था, रात को ट्रेन कैसे चलती है और कैसे आवाज़ आती क्या, वो पूरी कहानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो पोएम सुनी थी किसी गैदरिंग में, तो जहाँ वो थे, तो उन्होंने कहा कि ये पोएम तो भाई हिंदुस्तान के हर रेलवे स्टेशन पे लगी होनी चाहिए। तो वो हमको उन्होंने दी पढ़ने को कि तुम ये सब पढ़ो। तो एक तरफ कहाँ लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराते थे, फिर उनके दोस्त आते थे, बड़े बड़े पोइट्स आते थे जो ठहरते भी थे हमारे घर में। मुझे अच्छी तरह कई बड़े पोइट्स याद है जो हमारे घर में ठहरे हैं, तो उनके पास भी बिठाते थे हमको। और दूसरी तरफ हमको स्पोर्ट्स, तो मेरा आज भी जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में वो परहैप्स मजाज की वजह से है। तो लिटरेचर हो या स्पोर्ट्स हो, ये दोनों दिलचस्पियाँ उन्होंने पैदा कराई हम लोग 7-8 साल की उम्र में। क्या बात है। और जानिसार साहब के बारे में कुछ? उनके साथ मैं कभी रहा ही नहीं, मैं सिर्फ रहा शायद 3-4 साल की उम्र में, उसके बाद मैं कभी रहा नहीं। तो मेरी मेमोरीज उनके बारे में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी है कि जो मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया है। तो माँ जो थी वो दोनों बच्चों को बताती कि तुम्हारा बाप कितना ग्रेट है और उसमें ये खूबी है, उसमें ये है, उसने ऐसा लिखा, तो वो हमको ज़्यादा मालूम था। और हम बड़ी बचपन में बड़ी एकदम हमारी श्रद्धा थी अपने बाप से, जो नहीं था वहाँ, वो अंडरग्राउंड थे उस जमाने। तो हमें वहाँ पर उनके कुछ कपड़े भी अलमारी में टंगे होते थे, तो उसमें से हमें अपने बाप की खुशबू आती थी, हम लोग सूंघते थे उस कपड़े को। वो बाद में मालूम हुआ कि वो खुशबू जो थोड़ी सी विस्की और थोड़ी सी सिगरेट की थी, तो जिसे हम अपने बाप की खुशबू समझ रहे थे। तो जावेद, बड़े होके भी जब मैं बम्बई आया तो मैं उनके साथ तो नहीं रहता था, लेकिन ये कि बहरहाल जाता था, उनके पास बैठता था। और तो उनकी नज़र जो थी पोइट्री पे बड़ी गहरी थी। मतलब मुझे याद है, मैं शायद नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनके जो कंटेम्प्रेरी थे, उनके साथ के जो बड़े पोइट्स और राइटर वगैरह थे, कई बार मैंने देखा कि वो फ़ोन करते थे ना कि भाई ये लफ्ज़ जो है इसका इस तरह से इस्तेमाल ठीक है कि नहीं है। तो मतलब ये मानते थे कि भाई इस आदमी को सब पता है, तो डिस्कशन करते थे उनसे। वो भी काबिल लोग थे, लेकिन बहरहाल अपने दोस्त से वो राय लेने में कोई हर्ज नहीं, बड़े बड़े लोग लेते हैं। तो मुझे उन्होंने कई बातें ऐसी बताई जो बड़ी काम की थी। मतलब एक बात उन्होंने मुझसे कही कि देखिए, मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि आसान ज़बान आप सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने ख़याल जो है आपका, वो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ़ हो। मुश्किल ज़बान में क्या होता है, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए आपने तो उसमें कुछ ना कुछ माने निकल ही आते हैं, लोग समझते हैं कुछ होगा। लेकिन आसान ज़बान में तो साफ, जैसे शीशा धुला हुआ है, साफ दिखाई दे रहा है बाहर, ऐसी ज़बान होती है आसान ज़बान। तो फिर वो दिखाई देगा कि इसके पीछे ख्याल क्या है, सही है कि गलत है। तो ये बात मुझे बड़ी भली लगी कि आसान ज़बान में लिखना मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम सीखना चाहिए।